अस्सलाम वालेकुम। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात, सुप्रीम कोर्ट का इंतहाई अहम फैसला। 3-2 की अक्सरियत राय से ये फ़ैसला दिया गया। दो जजेज़ इसके ऊपर पहले इख्तलाफ कर चुके थे, दो ने आज 5 रुकनी बेंच में इख्तलाफ किया। तो सबसे पहले तो बहस जो ये शुरू होगी कि फ़ैसला 3-2 का अक्सरियती फ़ैसला है जो सूबाई असम्बली के इंतखाबात के हवाले से किया गया, या 4-3 का फ़ैसला है जिसमें पिटिशन्स को डिसमिस किया गया। मैं अभी इसकी बहस में ख़ुद नहीं जाऊँगा, अपने मेहमानों से पूछेंगे, लेकिन जो अहम नुकात हैं वो बज़ाते ख़ुद बड़े ही मानी खेज़ हैं और लीड करेंगे पाकिस्तान में आइंदा आने वाले दिनों में सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी। जो फाइंडिंग्स हैं, या कहना चाहिए जो इंटरप्रिटेशन है लॉ की, उसके मतलब तो सुप्रीम कोर्ट की आरा जो हैं वो आमतौर पर हतमी तस्वर की जाती हैं, लेकिन ये केस कुछ इस नोयत का है कि कई चीज़ें अभी दरमियान में हैं। लाइक आज ही सेंसस का आगाज़ हो रहा है, तो सेंसस का क्या करना है ये मालूम नहीं है। हमारा आइन कहता है कि जब जनरल इलेक्शन हो रहे हो तो केयर टेकर सेटअप होगा, तो 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हो गए तो फिर केयर टेकर सेटअप का क्या होगा? क्या आइन के अंदर तब्दीली करनी पड़ेगी या उसके लिए नई प्रोविजंस बनानी पड़ेंगी? ये कुछ सवालात बड़े अहम हैं जिनको शायद अभी सुप्रीम कोर्ट को दोबारा से एड्रेस करना पड़े। सूनर और लेटर ये करने पड़ेंगे, सवालात उठेंगे। अगर असम्बली गवर्नर ने तहलील की तो तारीख का ऐलान भी गवर्नर करेंगे। एक असूल बड़ा क्लियर था कि 90 रोज़ आइन के अंदर लिखे हुए हैं, 60 रोज़ और 90 रोज़। ये एक आइन के अंदर मुद्दत तहलील असम्बलियों की तहलील के बाद से शुरू हो जाती है, जिसके अंदर इंतखाबात करवाना लाजम है। इसके ऊपर शायद किसी भी पार्टी की, किसी फरीक की भी दो राय नहीं थी। जहाँ से इख्तलाफ शुरू होता था कि गवर्नर साहब ने पंजाब के अंदर कहा कि मैं तो इसके ऊपर असम्बली के दस्तखत ही नहीं करूँगा, तो उन्होंने कहा कि अब ना मैंने तहलील की है, ना मैं इसकी डेट देने का पाबंद हूँ। KP वालों ने तहलील कर दी, तारीख़ उन्होंने देनी थी, तारीख़ उन्होंने भी नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो असूल वज़ा किया, उन्होंने कहा कि गवर्नर KP के तो तारीख़ देंगे, दूसरे मामले में क्योंकि गवर्नर ने तहलील नहीं की, वहाँ सदर साहब देंगे। ज़ाती तौर पर मुझे इससे इख्तलाफ है, क्योंकि ये डायरेक्शन गवर्नर पंजाब को जानी चाहिए थी कि एनी केस 18वीं तरमीम के बाद आपने सूबों को एम्पावर किया है तो गवर्नर को ही वो तारीख देनी चाहिए। गवर्नर ने नहीं दी तो लैप्स हुआ है, तो उस लैप्स को करेक्ट करें। जैसे KP वालों ने मिस्टेक की है, गलती की है, तो उसकी इस्लाह करेंगे, वैसे ही पंजाब वालों को भी इस्लाह करनी चाहिए। 48 आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली जब रिजॉल्व होगी तो आप तारीख दें और आगे मामला चलना चाहिए। सदर को बहरहाल ये इख्तियार बनता नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद सदर मुमलकत पंजाब में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असम्बली के इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। हर सूबे में इंतखाबात आइनी मुद्दत के अंदर होनी चाहिए। 90 रोज़ की मुद्दत आइन के अंदर, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की रोशनी में ये कहा गया है कि अब उसके ऊपर मिनवन अमल दरामद नहीं हो सकेगा, डिविएशन आएगी, लेकिन वो बेयर मिनिमम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। अगर 15 अप्रैल आखिरी तारीख बनती है तो आप इसको इतना न खींचें कि 15 अप्रैल की बजाय आप 15 अक्टूबर पे ले जाएं, लेकिन जितना करीब ला सकते हैं इसको 15-20 दिन आगे पीछे हो जाए। 15-20 दिन कहा नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उन्होंने बेयर मिनिमम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिसका मुराद यही है कि कुछ दिन या चंद हफ्ते, 2-4 हफ्ते आगे पीछे हो जाए तो उसके अंदर अंदर इंतखाबात करवा दिए जाएँ। तमाम वफाकी और सूबाई इदारे इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मावनत करें। ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, लेकिन हुक्म ना भी हो तो आइनी तौर पर ये इस चीज़ के लिए पाबंदी है कि एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस हैं वो इलेक्शन कमीशन की मदद करेंगे इंतखाबी अमल को आगे बढ़ाने के लिए। जो 2 इख्तलाफी नोट हैं 2 जजेज़ के, असल बहस वहाँ से शुरू होती है, जिसकी वजह से मुझे लगता नहीं है कि तनाज़ा आज समेटा गया, बल्कि हो सकता है कि तनाज़े की आज बुनियाद रखी गई हो, क्योंकि 63A का सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला किया था कि वोट काउंट नहीं होगा। मेरे ख्याल में वो मावरा आइन फ़ैसला है, उसकी भी आइन में गुंजाइश नहीं है। 73 की आइन की जो मौजूदा शक्ल है, एटलीस्ट उसके अंदर उसकी वो वजाहत मौजूद नहीं है कि वोट काउंट ही नहीं होगा। ये लिखा हुआ है कि वोट पार्टी लाइन के ख़िलाफ़ डालेंगे तो आप पार्टी रुकनीत आपकी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वोट काउंट होने के बाद सज़ा तब मिलेगी जब आपका जुर्म सरजद हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा वोट ही काउंट नहीं होगा। तो 2 जो इख्तलाफी नोट हैं जजेज़ के, उन्होंने लिखा कि आर्टिकल 184(3) के तहत ये केस काबिल समात नहीं है। अदालत को अपना 184(3) का इख्तियार, सो मोटो का जो इख्तियार है, इसे ऐसे मामलात में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवाब मामलात पर अज़ खुद नोटिस नहीं दे सकती। पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट दोनों जगहों पर ये मामला ज़ेर समात हैं। पहली पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट ने 3 दिन में इंतखाबात की दरख्वास्तें निपटाई। जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर नीला के नोट से इतफाक़ करते हैं। ये बड़ा ही पावरफुल स्टेटमेंट है। फुट नोट के अंदर जाके उन्होंने फुट नोट दिखाएगा जी इनका, फुट नोट के अंदर उन्होंने कहा कि जो मोहतरम जजेज़ ने, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर नीला ने पहले राय दी, इख्तलाफी राय दी, हम उससे मुतफिक हैं और उनकी राय विल फॉर्म पार्ट ऑफ दी ऑफिशियल जजमेंट। जो इसका ऑफिशियल ऑर्डर आएगा उसके अंदर वो उनका हिस्सा हो गई। यहीं से वो 4-3 की बहस शुरू हो जाती है कि अगर उनका इख्तलाफी नोट भी इसका हिस्सा है तो क्या ये 3-2 का अक्सरियती राय का फ़ैसला है या 4-3 का वो फ़ैसला है जिसमें पिटिशन डिसमिस हो गई हैं। नवाज़ शरीफ केस की
पनामा वाले मामले की के तौर पर बताया गया कि उसमें पहले 5 रुकनी बेंच में जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने उन्होंने उनकी छुट्टी करा दी, लेकिन बाकी 3 जजेस ने कहा कि नहीं, अभी इसको JIT बना के इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। बाद में जब हतमी जजमेंट आई तो वो फिर 5-0 से फैसला किया गया था। तो क्या ये मिसाल यहाँ उसका इतलाक़ होना दुरुस्त है या गलत है? मैं ख़ुद इस पर हतमी राय नहीं दे सकता, अपने जो माहिरीन हैं उनसे पूछेंगे। 90 दिन में इंतखाबात कराने की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती, ये भी इख्तलाफी नोट के अंदर ही जो 3 दरख्वास्तें आई थी उनको मुस्तरद किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हमने रब्ता कायम किया कि अब सुप्रीम कोर्ट का तो बड़ा क्लियर कट ऑर्डर आ गया है, आपके पास क्या ऑप्शन हैं और क्या आप करने का इरादा रखते हैं। आज उनका इजलास भी था। ये अब ऑफिशियल पोजीशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जिसको मैं आपके पास रखने लगा हूँ। आज के इजलास में उन्होंने कानूनी माहिरीन से और अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग जो भी करनी है वो सारी कर ली है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से मुतल्लिक कल सदर मुमलिकत को ख़त लिखेगा कि सदर साहब ये ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो मुशावरत के बाद एक हतमी तारीख का ऐलान करना, उसके लिए बाकायदा उनको कल ख़त लिखेंगे। रमज़ान और ईद के पेश नज़र अवामी सहूलत को मद्देनज़र रखा जाएगा। अब 15 अप्रैल की तारीख या 9 अप्रैल की तारीख बनती है। 15 अप्रैल डेड लाइन है, 90 रोज़ पूरे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि थोड़े दिन की डिविएशन करनी है, ज़्यादा नहीं करेंगी। तो कवीम कहान ये है कि अगर 23-24 अप्रैल के करीब ईद बनती है तो आफ्टर ईद हॉलीडेज़ किसी तारीख की तरफ जाया जा सकता है, और कवीम कहान हो सकता है कि फर्स्ट वीक ऑफ मई उसकी डेडलाइन के करीब, आप सोचिए कि ये पहला हफ्ते के आखिर जो है मई का, उसके करीब कोई तारीख आ सकती है। 1 से लेकर 7 के दरमियान कोई भी तारीख हो सकती है। इंतखाबात के हवाले से 2 तारीखें तजवीज़ की जाएंगी, फिर सदर साहब से मशावरत के बाद उसको हतमी शक्ल दी जाएगी। सदर मुमलिकत से मशावरत के बाद हतमी तारीख का ऐलान होगा। इंतखाबी मुहिम के लिए 54 डेज़ 54 दिन की जो कैंपेन है, नॉमिनेशन पेपर्स है, छपाई है, अमले ने जाना है, सामान भेजना है, उसके लिए टोटल 54 डेज़ उस काम के लिए रखे जा रहे हैं। तो जिस दिन ये तारीख हतमी तय हो जाएगी वहाँ से 54 डेज़ का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। बाकी लोग अपना गेस वर्क कर सकते हैं कि वो तारीख अप्रैल की 30 बनती है या मई का पहला हफ्ता बनता है या जो भी तारीख बनती है। हमारे साथ जो आज मेहमान शख्सियात हैं जिन पर बात होगी, हसन रज़ा पाशा साहब हैं पाकिस्तान बार काउंसिल से, वेरी वार्म वेलकम सर। मौला बख्श चांडियो साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, चांडियो साहब खुशामदीद। और इसके अलावा वी आर एक्सपेक्टिंग डॉक्टर तारिक फजल चौधरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, वो भी शॉर्टली हमारे साथ होंगे। हसन साहब, पहले आप ही आगाज़ फरमाइएगा, ये जो 3, 2 और 4-3 की बहस है, पहले तो इसके ऊपर बता दें कि क्या फ़ैसले की नौइयत। देखिए, जो पहले दिन फैसला हुआ 23 तारीख को, वो आर्डर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपको याद होगा कि 23 तारीख वाला आर्डर 4 दिन के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे आया, और उसमें जजेस के जो डाइसेंटिंग नोट्स थे वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, और उन्होंने क्लियर कट स्टैंस लिया कि जी कि ये 184(3) और सुओ मोटो इन दोनों चीज़ों को हम नहीं मानते, क्योंकि ये ठीक नहीं है। रीज़न उसकी बड़ी वैलिड रीज़न थी कि 2 हाई कोर्ट्स में मामलात पेंडिंग थे, और लाहौर हाई कोर्ट तो एक स्टेप आगे चली गई थी। सिंगल बेंच ने एक फ़ैसला दे दिया, वो उन्होंने इलेक्शन कराने का कहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा कि गवर्नर के साथ कंसल्टेशन करके आप करें, लेकिन दूसरे फरीक ने चैलेंज कर दिया और वो पेंडिंग है ICA में। और उस पर बहस भी ये हुई। मंजूर लाई केस 1978 का 11 मेंबर्स बेंच था, उसमें भी ये होल्ड किया गया जी कि वो ये नहीं हो सकता। 11 मेंबर केस था बेनज़ीर भुट्टो केस 1988 का, और मंजूर लाई केस जो है वो 4 या 5 मेंबर्स बेंच था। उन्होंने कैटेगरिकली ये कहा कि जब मामला हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है तो फिर 184(3) की जो है वो इम्प्लिकेशन नहीं हो सकती, और इसी पे बेस बना के ये बात जो, तो आपका भी नुक्ता नज़र यही है कि अगर हाई कोर्ट में मामला था तो सुओ मोटो नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल, मेरा भी यही है कि हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग था, वो हाँ इतना कर सकते थे कि ये डायरेक्शन दे देते, जिस तरह आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने डायरेक्शन दी है कि हाई कोर्ट के विदिन 3 डेज़ जो है वो उसका फ़ैसला करे, तो इस तरह की डायरेक्शन हो सकती थी। मेरा ख्याल है कि जब भी आप डेविएट करते हैं एक प्रोसेस से, तो फिर मामलात
गड़बड़ हो जाते हैं और उंगलियां उठती हैं। डेविएशन किसी भी सूरत में ना। अच्छा, उस बहस की तरफ अभी आते हैं, लेकिन आप पहले वो 4-3 और 2-3 वाली बहस जो है उसको थोड़ा सा मुका दें। हाँ। आपने कहा जो 23 वाला फैसला था जिसमें 2 इख्तलाफी नोट आए, जस्टिस मंदोखेल का भी इख्तलाफी नोट था। जी जी 4 थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का भी आया, मंसूर अली शाह का 4 थे। तो वो 23 वो शामिल में 2 वाले वो शामिल कर लें। उन 2 को बाद में जब चीफ जस्टिस ने बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट किया तो उनको शामिल नहीं किया, हालांकि उन 2 जजेस ने खुद को रिक्यूज़ नहीं किया था, जस्टिस याहिया ने भी, जस्टिस अतर मिनिल्ला ने भी। मैं कोर्ट में मौजूद था जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस 5 मेंबर्स बेंच की हेड करते हुए तशरीफ़ लाए, उन्होंने कहा, एक फ़िक्रा अदा किया कि ऑल द 4 जजेस आवर लर्नड ब्रदर्स शोड देयर ग्रेस एंड वॉलंटरीली रिक्यूज फ्रॉम द बेंच। ये बात उन्होंने की। अब जब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का आप वो पढ़ते हैं तो उन्होंने कहा कि ये तीनों पिटीशंस डिसमिस, लेकिन खुद को कहा कि उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब की सवाबदीद है कि मुझे इस बेंच का हिस्सा बनाते हैं या नहीं। लेकिन जो बाकी 2 जजेस हैं, जैसे अतर मिनिल्ला ने तो ये भी नहीं कहा, हाँ उन्होंने ये नहीं कहा बिल्कुल, और उन्होंने 184(3) के बारे में कैटेगरिकली कहा कि और उनके 3 सवालात भी थे कि क्या सूबाई असम्बलियां सही तहलील। इट मींस के ही वांट्स टू बी रिमेन इन द एज पार्ट ऑफ द बेंच। तभी उन्होंने एक फार्मूलेट किए 3 क्वेश्चन, और वो भी बड़े वैलिड थे, और 2-3 रिक्यूजल का नोट आना चाहिए था, रिक्यूजल का नोट नहीं आया। और यही बात है कि वो जब 2 जजेस उन्होंने डिसएसोसिएट किया अपने आप। तो अब अगर 4 इख्तलाफी नोट हो गए, 2 पहले वाले 2 आज वाले, तो फिर तो जो फुट नोट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उसको उसका पार्ट अदरवाइज भी क्या 23 तारीख की जो डेट है इस पूरे प्रोसीजर से, प्रोसेस से आप निकाल सकते हैं। फुट नोट जो है वो कहता है कि फुट नोट के मुताबिक जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनिल्ला का 23 फरवरी का फैसला केस के रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो 23 तारीख को आप इस केस के रिकॉर्ड से निकाल नहीं सकते, दैट इज़ देयर। तो ये मामला तो फिर अभी हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर इन्हिसार होगा कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होनी है, तब तक नहीं होगा। बिल्कुल है, पता नहीं अब हाई कोर्ट करती है या नहीं करती, क्योंकि उन्होंने एडजर्न सैनडाई कर दिया केस लाहौर हाई कोर्ट ने। वो अब इस फैसले के बाद, सिर्फ इस फैसले के बाद नहीं, कल डेट थी 27 डेट नहीं, लेकिन आज कोर्ट के फैसले के बाद वो उसकी हैसियत वैसे ही रहेगी। उससे पहले उन्होंने नहीं, पेंडिंग तो है, कोई भी फ्रीक एप्लीकेशन दे के उसको बरामद करवा सकता है जी कि इसकी हेयरिंग करें, फिर वो कोर्ट देखेगी कि क्या हमने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इस पर डिसीजन लेना है या नहीं लेना। चांडियो साहब से पूछते, चांडियो साहब क्या सियासी जो मसाइल हैं वो अब हल की तरफ जाएंगे आज के फैसले के बाद, या अभी भी बहुत सारी उलझनें नज़र आ रही हैं आगे? आप मैंने जो टीवी पे देख रहा हूँ, जो आपसे सुन रहा हूँ, जो इतने बड़े कानूनदान से सुन रहा हूँ, वो तो ये मुझे नहीं बताते कि हल होने की तरफ जा रहा है। वो तो मुझे ये समझा रहा है ये मामलात उलझने की तरफ जा रहे हैं। जो खालिस्तन कानून आइन है उससे भी खिलवाड़ जितना पाकिस्तान में हुआ उतना कहीं नहीं हुआ है, और यही वजह है कि खालिस आइनी और कानूनी मामलात के साथ भी संजीदगी का हमारा मुजाहरा नहीं है। मैं इतना को कानूनदान तो हूँ नहीं, मैं तो पढ़ने वाला हूँ, कल से देख रहा हूँ कानूनदानों के बयान आए कि ये नहीं बुलाना चाहिए था, ये सुओ मोटो नहीं बनता, ये नहीं बनता, ये सूबाई कोर्टों में है, इस किस्म की बातें, ये सारी अफरा तफरी की बातें हैं जो इस फैसले को मशकूक बना रही हैं। फिर इंतहाई में तमाम जजेस का फैसला पता नहीं मशकूक है या नहीं, वजह तनाज़ा ज़रूर बनेगा, क्योंकि बाद ऐसी चीज़ें हुई हैं लाइक जब इसका सो मोटो लिया गया तो एक लाहौर के वो पुलिस वाले हैं डोगर साहब, उनका केस लगा हुआ था जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस ज़ाहिर अली अकबर साहब की अदालत में, उसके अंदर से उन्होंने सो मोटो की तजवीज़ दी, सर्विस मैटर। मतलब मैं अर्ज करूँ तनाज़ा वहाँ से शुरू हो गया। मैं गैर संजीदा या मुत्तफ़िक जो अभी आपने लफ्ज़ कहा वो इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये बात नहीं, इसलिए कि इस पर तनाज़ा खड़ा हो गया, अभी इस पर इत्मीनान की बात नहीं है। जज साहबान जो मुख्तलिफ है उनकी राय अलग देखें, कानूनदानों की राय देखें और देखें, हमारे नाइक साहब की राय देखें, वो भी बहुत बड़े कानूनदान, उनकी राय देखें और देखें। तो मैं ये कह रहा हूँ ये मामला उलझ गया है, इसको भी अगर खालिस आइनी तरीके से कानूनी तरीके से हल करते तो मसला हल हो सकता था, लेकिन ये ऐसा किया नहीं गया है। यहाँ भी वही एटाकिज़म पर हम चले हैं। मैं सब जज की इज़्ज़त करता हूँ, सब तमाम मौलवी मोहतरम है, लेकिन अतहर मिनल्लाह साहब जो पूरा अरसा हाई कोर्ट में गुजार के आए हैं, जो उन्होंने अपनी रेपुटेशन बनाई है, जो उनके लिए राय कायम है, फ़ायज़ कादी ईसा साहब
जो उन्होंने अपनी रेपुटेशन बनाई है, जो उन्होंने बातें बनाई है, अब जब आप उनको लातल्लुक देखते हैं, जब वो इसमें नहीं होते तो लोग तो सवाल पूछ रहे हैं। अतम निल्ला साहब इसका हिस्सा थे, बल्कि जो इख्तिलाफी नोट के अंदर बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट है वो मंदोखेल साहब की और अतम निल्ला साहब की। सही, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हुए नहीं हुए, नहीं, लेकिन हतमी बेंच में नहीं। लेकिन उनका जो राय है वो बड़ा लोगों पे असरअंदाज होती है। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है मलिक साहब। इस वक्त आप तो फायद ईसा साहब ने तो कल अदालत में बैठ के उन्होंने रजिस्ट्रार को बुलाया कि बताओ बेंच कैसे बनते हैं, उसके बाद तो ढेर सारे सवाल आज अखबार में आ गया। अब उसके बाद क्या रहता है? आपको एक बयान सुनवाता हूँ वजीर कानून साहब आज़म नज़ीर तारर साहब, वो क्या कह रहे हैं, दिखाइएगा। आज के इस फैसले पे हमारी जो ओपिनियन और राय ये है या तशरीह ये है हमारी कि ये 4-3 का फैसला है। 4-3 की वजह से ये मामला अब हाई कोर्ट्स में डिसाइड होगा। वो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने कहा कि हम एग्री करते हैं जो फैसला 23 फरवरी को 2 दीगर अरकान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस अतर बिन निल्ला साहब ने तहरीर की है अपने नोट्स कि ये पिटीशंस मेंटेनेबल नहीं है, ये काबिल समात नहीं है। और साथ उन्होंने कहा कि हम ये भी समझते हैं कि वो जो 2 जज साहबान के फैसला जात हैं वो आज के इस फाइनल ऑर्डर का हिस्सा हैं। एक चीज़ आप हसन साहब फरमाइएगा, जब ये वज़ीर कानून साहब का ये बयान आया तो PTI की जानिब से कहा गया कि अगर उन 2 जजेस का इख्तिलाफी नोट इसके अंदर काउंट करके इसको 4-3 करना है तो फिर मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन भी बेंच का हिस्सा थे, तो फिर उनको भी 2 को काउंट कर लें। तो उन 2 को किधर काउंट करेंगे? उन्होंने कोई नोट दिया, ऑर्डर किए ही नहीं। यहाँ तो वो ऑर्डर करते उनके असल में तो एक बात थी सुओ मोटो के ऊपर उनके ऊपर इतराज़ आ गया और एक की ऑडियो के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो दोनों ने खुद को रिक्यूज कर दिया। वो टेक्निकली वो उस बेंच का हिस्सा नहीं रहे, तो उनका नोट ऐसा कुछ नहीं है जिसके ऊपर कहा जाए। उन्होंने कोई नहीं, उन्होंने तो वही जो रूटीन में ऑर्डर चल रहा था जो चीफ साहब लिखा रहे थे बस वो ऑर्डर हुआ। उसके अलावा तो कोई उनका अपना इंडिपेंडेंटली डिसेंटिंग नोट कह रहे हैं कुछ तो सर ये मामला तो कल सुबह फिर दोबारा वो अभी चीफ जस्टिस साहब ने एक टर्म बोली थी कि आइन हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, तो ये आइन का कोई रखवाला जो है कल सुबह दोबारा उनके दरवाजे पे दस्तक देगा आएगा। ये सूरत हाल बननी है क्योंकि ये मामला ख़त्म नहीं हुआ, ये अभी ये सिलसिला चलता रहेगा, अभी शुरू हुआ, चलता रहेगा, ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ। एक मलिक साहब देखें, आई एम रिप्रेजेंटिंग एपेक्स बॉडी ऑफ द लॉयर्स फ्रेटर्निटी। आप उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी के चेयरमैन? आई एम चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल। जिस दिन ये बेंच बना उस दिन हमने एतराज़ किया, मीडिया पे भी आया, हमने इन राइटिंग प्रेस रिलीज़ भी जारी की और उसमें ये कहा था कि क्या ये बेहतर होता कि किसी भी कंट्रोवर्सी से अवॉइड करने के लिए जो ऊपर वाले 9 सीनियर जजेस हैं तरतीब के साथ उनका बना दें। इसमें फायद ईसा और सरदार तारिक साहब वो आते हैं, फिर मंसूर साहब तो इसमें थे, लेकिन उन 2 की समझ नहीं आई। और अमीनुद्दीन खान साहब भी हैं, वो भी सीनियर जजेस में से हैं। उनको क्यों शामिल नहीं किया गया? ये अब मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। ये तो बेहतर है कि क्योंकि बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने का बहरहाल इस वक्त तक जो इख्तियार है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के। अच्छा डॉक्टर तारिक साहब आपसे पूछते हैं, ये मामला टेढ़ा है, ये आप 2-3 से हार गए मामला या 4-3 से जीत गए? ये फैसला मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को ही दोबारा करना है। अभी मैं हसन साहब से भी पूछा तो कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा ही तो फैसला तय होगा। आप लोगों की अपनी राय है, PTI की अपनी राय है। इमरान खान ने तो कहा हफ्ते की रात को वो इंतखाबी मुहिम के हवाले से ऐलान करेंगे, तो फिर आप भी कुछ ऐलान करें या इंतखाबी मुहिम का या सुप्रीम कोर्ट जाने का। बिस्मिल्लाह मलिक साहब बहुत शुक्रिया। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि सियासी मामला है नहीं, ये टेक्निकल मामला है। मामला तो सियासी था, चला सुप्रीम कोर्ट में गया जी। और जैसे कि अभी सर फरमा रहे थे कि जो इस बेंच की तश्कील है पहले दिन से उसमें कंट्रोवर्सी थी, जिसका इजहार बरमला पाकिस्तान की तमाम जो सीनियर तरीन वकला की बार्स हैं, काउंसिल्स हैं, उनकी तरफ से भी किया गया, पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से किया गया। बल्कि गवर्नमेंट तो बाकायदा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन की शक्ल में गई कि जो बेंच की तश्कील है वो बजाय इस लार्जर बेंच के फुल कोर्ट की तश्कील होनी चाहिए। अब फुल कोर्ट की तश्कील पहली बात तो ये है कि वही मांग सकता है कि जो ये समझता हो कि हम हक पे हैं या हमारा मौक़िफ़ हक पे है, और पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट के तमाम फुल कोर्ट बेंच के। थोड़ी सी आपकी इस्लाह करूंगा, जब अगले दिन ये बेंच टूट के 5 रुकनी रह गया 9 से, तो सामने मामला आपके फारूक नाइक साहब के आया। जब उनसे पूछा गया कि आपने इसको कंटेस्ट करना है तो उन्होंने कहा कि नहीं, सियासी जमातों ने फैसला किया है, हम इस पर जोर ही नहीं देंगे।
उन्होंने अपना वो हक छोड़ दिया, हक छोड़ दिया। दिस वाज वेरी एस्टोनिशिंग और मुझे बिल्कुल हजम नहीं हुआ, बिल्कुल समझ ही नहीं आया ये वाकई जो पब्लिक पोजीशन ली थी अदालत के अंदर जाके छोड़ दी। किस बुनियाद के ऊपर फारूक एच नाइक साहब ने या इसको कंटेस्ट नहीं किया, ये मैं उसका तो टेक्निकल बात है, अगेन उसका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो मौक़िफ़ अपनाया गया हमारा, कमजोरी दिखाई, लेकिन पीएमएलएन की भी वकील समाअत होनी चाहिए, पीएमएलएन की भी वकील थे, जेयूआई के भी वकील थे। चले अगर फारूक नाइक ने किया तो बाकी कर लिया, तो बाकी दो जो थे वो कर लेते। हम तो देखिए मेन स्टेक होल्डर इस सारे मसले में पॉलिटिकल पार्टीज है। इलेक्शन इन्होंने लड़ना है, इलेक्शन इन्होंने नहीं लड़ना, असेंबलीज में इन्होंने आना है और जो भी होना है फैसला। लेकिन जो हमारा 9 रुकनी बेंच का था, हमने कहा अगर 9 रुकनी बनाना है तो 9 बना दें। वेरी फर्स्ट हियरिंग पे फारूक एच नाइक साहब ने जब ये बात की कि फुल बेंच, तो हमने कहा ठीक है। बार कौंसिल ने भी ये कहा कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज का ये मुतालबा है तो हम भी इसको एंडोर्स करते हैं कि फुल बेंच बना दे, ये मसले ख़त्म हो जाए वंस फॉर ऑल। ब्रेक करीब आ गई है। फारूक नाइक साहब जो है ना, इनकी जमात के काबिल एहतराम है हमारे लिए, लेकिन 2 मामलात में उनका रोल मुझे आज तक हजम नहीं हुआ। एक तो ये सुप्रीम कोर्ट वाला है जहाँ पे फुल कोर्ट का कह के उन्होंने कॉन्टेस्ट नहीं किया। जब सेनेट चेयरमैन के इंतखाबात हो रहे थे तो कुछ वोटों के ऊपर पीपल्स पार्टी को शक था कि वो लोटे बन के ना दूसरी तरफ वोट डालेंगे। इन्होंने तय किया कि यूसुफ रज़ा गिलानी नाम के ही सर्फ के ऊपर, मिसाल देता हूँ, मुशाहिद हुसैन सैयद यूसुफ पे मोहर लगाएंगे, ये साहब इस पे मोहर लगाएंगे, बाकियों के नाम नहीं ले रहा। वो मोहरें लगवा दी, वहाँ से वो वोट मुस्तरद होते गए, दूसरी वो डालते गए और चुप करके देखते थे, आखिर में वोट मुस्तरद हो गए। अब मुझे उनका रोल समझ आज तक नहीं आया। एक ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर तारिक साहब, आपकी बात अधूरी रह गई थी, क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जाएंगे, क्या करेंगे? हाई कोर्ट से दरख्वास्त देंगे? कुछ तो मामला किसी तस्वीर तलब हाल की जानिब आगे बढ़ना चाहिए। देखिए मलिक साहब, जिस तरह कि आज हमारे वज़ीर कानून ने बड़ी तफसील से और वजाहत से बात की है, उसके बाद मुख्तलिफ वज़रा ने भी TV पे आके सारा हमारा जो मौक़िफ़ है वो दिया है। मेरा ख्याल है कि उस फैसले में कोई एम्बिग्विटी या कोई डाउट नहीं है, कोई उसमें शक शुबा नहीं है। बड़ी क्लियरली 2 ऑनरेबल जजेस साहिबान ने जब इख्तलाफी नोट दिया तो उन्होंने हवाला दिया कि जिस तरह हमारे दोनों भाइयों ने इससे पहले इख्तलाफी नोट दिया था, हम उनकी तायीद करते हैं। यानी ये इख्तलाफी नोट वाले जज 2 नहीं बल्कि 4 हैं, और जो फैसला करने वाले जज हैं वो 3 हैं। तो ये तो फैसले के अंदर लिखा हुआ है, ये ज़बानी बात नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है, मैं अर्ज़ कर दूँ एक बात, जस्टिस शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लें, फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। शाइक उस्मानी साहब, ये 4-3 का फैसला है या 3-2 का फैसला है? अभी डॉक्टर तारिक साहब भी हमें घुमाई जा रहे हैं, कुछ रोशनी डालिए इसके ऊपर। देखिए, जो सिस्टम है कोर्ट में वो ये होता है कि जो बेंच सुनती है केस को शुरू से लेकर आखिर तक, उस बेंच में अगर कोई फ़र्क होता है, यानी कोई उस पर डिसेंट करता है, यकीनन उसको राइट होता है डिसेंट करने का, लेकिन उसमें जो मेजॉरिटी जजेस होते हैं अगर वो एक फैसला करते हैं तो वो फाइनल फैसला होता है। तो यहाँ पर जो हमने देखा कि हालांकि इसमें बहुत से प्रॉब्लम हुए, बेंच टूटी, नहीं बनी, लेकिन बहरहाल जिस बेंच ने ये केस सुना वो 5 मेंबर बेंच थी, और 5 मेंबर बेंच जो है उसमें से 2 ने कोई डिसेंटिंग नोट्स दिए और 3 ने एक फैसला किया। तो अब उसमें कहना कि 2 जो कि पिछली बेंच में थे, जो उन्होंने खुद वॉलंटरली विड्रॉ कर गए, वो भी उसमें इंक्लूडेड है। नहीं सर, वॉलंटरली विड्रॉ नहीं किया उन्होंने। नहीं, विड्रॉ तो नहीं किया, यानी वो उसके बाद वो वहां से उन्होंने जब बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ तो उसका वो हिस्सा नहीं थे इस बात से, चूंकि उन्होंने रिफ्यूज नहीं किया। नहीं ना किया हो, लेकिन वो तो चीफ जस्टिस का डिस्क्रेशन है, चाहे गलत या सही, मैं उस डिस्कशन में नहीं आता। चीफ जस्टिस का डिस्क्रेशन है कि जब उन्होंने कहा कि 2 जजेस ने कहा कि हम इससे एग्री नहीं करते, तो उन्होंने फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम नई बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ठीक है, नई बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दी। फैसला ये जो सामने हमारे है, जिसमें आप और हम बात कर रहे हैं, वो 5 जजेस की बेंच का फैसला है, और 5 जजेस की बेंच का फैसला आपके सामने है। सर, जो 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट आज लिखा है ना, उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखते हुए नीचे जाके फुट नोट एक डाला है, और फुट नोट में उन्होंने लिखा कि जो जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतर मनिल्ला का इख्तलाफी नोट था, हम उससे इतफाक़ करते हैं, और वो 23/2 का, मतलब फरवरी 23 का जो उनका इख्तलाफी नोट है वो हतमी फ़ैसले का हिस्सा होगा। तो ये उनका जो इख्तलाफी नोट है उसकी बुनियाद के ऊपर वज़ीर कानून ने कहा कि वो तो 4-3 है, 2-3 तो है ही नहीं। आप इसको ऐसे नहीं मानते?
नहीं, मैं तो समझता नहीं, ये गलत है, ये थिंकिंग सही नहीं है। सर एक राना सनाउल्लाह साहब ने मिसाल दी पानामा पेपर्स की। उन्होंने कहा कि 5 रुकनी बेंच था। पहले जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा कि ये तो सादे कमीन नहीं है, अभी से छुट्टी कराओ इनकी, लेकिन बाकी 3 जजेस ने कहा कि नहीं JIT बना के इन्वेस्टिगेट करो। तो 2 का फैसला पहले था, 3 ने बाद में JIT सुनी, बाद में 5-0 का फैसला आया। तो अब इस पर कोई कंपैरिजन है या देयर इज नो कंपैरिजन? नहीं, उससे कंपैरिजन नहीं। वहाँ पे और बात थी, वहाँ पे ये था कि वो बेंच तो अपनी जगह मौजूद थी, वो 3 जजेस ने JIT की बात की तो नहीं की, बेंच तो अपनी जगह मौजूद थी। यहाँ पर तो बेंच खत्म हो गई ना, एक नई बेंच 5 जजेस की बनी, हम सब ने सुना, उनके सामने सारा केस आगे हुआ। अब जिस बेंच के सामने केस आगे हुआ, उस बेंच का जो मेजॉरिटी जजमेंट है वो एक्सेप्ट होगा। अच्छा, हमारे साथ हसन रजा साहब हैं, वो आपकी इस राय से वैसे मुतफिक नहीं है, पाकिस्तान बार काउंसिल वाले, वो तो कहते हैं ये 4 की बात जो है ये वजनी है। हसन साहब थोड़ी सी, मैं सीनियर हैं हमारे जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, उन्हीं के सामने उन्हीं से मशवरा ले लेते हैं कि उन 2 जज साहबान को बेंच से निकालने से पहले उन दोनों ने एक फ़ैसला दे दिया था कि तीनों पिटीशन डिसमिस्ड। तो क्या वही सूरत हाल रहेगी जो आप फरमा रहे हैं, या ये जो PMLN या हुकूमत जो बात कर रही है वो रहेगी? क्योंकि वो अपना फैसला उन पिटीशंस की हद तक वो सुना चुके थे बेंच से निकलने से पहले। जी शाइक उस्मानी साहब, नहीं वो सही है अपनी जगह, लेकिन जो ये पिटिशन जो उसकी हियरिंग हुई, प्रॉपर हियरिंग जो हुई, वो शुरू हुई कल परसों से शुरू हुई, वो सिर्फ 5 जजेस ने की थी हियरिंग, बाकी जजेस उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। जो उन्होंने पहले फैसले किए, जो कुछ कहा वो अपनी जगह पर, जो फैसला हमारे सामने जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो इन 5 जजेस की बेंच का फैसला है। उसमें 3 जजेस एक कह रहे हैं, 2 जजेस दूसरा कह रहे हैं। तो इसने फिर जो पहले 2 जजेस थे उनका नाम लेके आना, मेरे ख्याल में ये कोई सही नजर नहीं आ रहा। इन जजों के नाम से कहा गया कि वो हिस्सा होंगे इस अदालती फैसले का, तो फिर उसको अलग कैसे करेंगे? अब ये एक बहस वाली बात है, मैं तो इस पे नहीं कह सकता। उस्मानी साहब हम भी सीखेंगे ना। चांडियो साहब, सर आपसे ये सवाल कर रहे हैं, मौलाना चांडियो साहब, वो कहते हैं कि वो जब फुटनोट के अंदर उन्होंने डाल दिया कि उनका भी लिखा हुआ इख्तिलाफी नोट ऑफिशियल ऑर्डर का हिस्सा बनेगा, तो फिर उसको अलहदा कैसे करेंगे? नहीं, ऑफिशियल ऑर्डर का तो जब वो वहाँ से अलग हुए उस वक्त ऑर्डर हुआ ना। ये इस बेंच का जो ऑर्डर है उसमें तो 3 और 2 का जज ऑर्डर है, और इसमें उसमें किसी और के लेके आना तो मेरे ख्याल में बेमानी है, बिकॉज उससे कोई खास फायदा नहीं होगा। क्या सिस्टम नहीं है? क्या हसन रजा सर, क्या 23/2 की तारीख को इस केस की प्रोसीडिंग से आउट किया जा सकता है? जी बिल्कुल, वो उसको प्रोसीडिंग्स का इससे ताल्लुक नहीं है। वो ये 5 जजेस ने ये केस सुना, बाकी इन्होंने सब पहले सुना, उसके बाद उन्होंने अलग हो गए, किसी वजह से वो अलग हो गए, और इसके बाद या उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अलग नहीं होना चाहते, ये भी नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने सर, अगर याहिया अफरीदी साहब का आप देखें तो उन्होंने एक ऑर्डर किया और उसमें ये लिखा कि तीनों पिटीशंस डिसमिस्ड, और बाकी जो है उन्होंने चीफ जस्टिस साहब की सवाबदीद पे छोड़ा कि अगर मुझे बेंच का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो उन्होंने फैसला सुना के उन्होंने रिक्यूज नहीं किया बेंच से, उन्होंने चीफ जस्टिस साहब की सवाबदीद पे छोड़ा। उन्होंने खुद ही छोड़ दिया ना, सवाबदीद पे छोड़ दिया। हाँ जी, सवाबदीद पे छोड़ा, लेकिन डिसमिस का ऑर्डर किया हुआ था। हाँ, हमारे ज़हन में सिर्फ ये बात है कि डिसमिसल का ऑर्डर वो पास कर चुके हैं। नहीं, वो सही आप कह रहे हैं, लेकिन देखिए बात यहाँ पे ये है कि उन्होंने उनकी सवाबदीद पे छोड़ दिया। चीफ जस्टिस ने की सवाबदीद है कि वो बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करें, रिकॉन्स्टिट्यूट करें। उन्होंने उसको कॉन्स्टिट्यूट किया दोबारा और एक नई बेंच बना दी। सर एक और कमेंट कर दें, फिर मैं आपको खुदाफिज करूंगा। जस्टिस फायज ईसा ने जो रजिस्ट्रार साहब को बुला के सवाल उठाया कि बेंच कैसे कॉन्स्टिट्यूट होते हैं और एक एहतजाज की सूरत नज़र आई वहाँ पर, उसके ऊपर आप क्या राय देते? नहीं, उस पर तो मैं जस्टिस फायज ईसा से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट में अनफॉर्चुनेटली ये बड़ी गलत ट्रेडिशन हो गई है कि चीफ जस्टिस साहब, चूँकि हमारा जो सिस्टम है वो यही है, चीफ जस्टिस साहब डिसाइड करते हैं कि कौन सा केस किसके सामने लगे और कितने जजेस की बेंच बने। ये सिर्फ चीफ जस्टिस का सोल डिस्क्रेशन है और ये सही नहीं है, क्योंकि
इसमें बहुत सी फेवरिज्म हो सकती है। चीफ जस्टिस जो भी हो, हमें मालूम है जो हो चुका है सज्जाद अली शाह के ज़माने में और दूसरी चीज़ें। तो इस बात से ज़रूरी ये है कि कोई कमेटी होनी चाहिए जो कि डिसाइड करे कि कौन से केसेस किसके सामने पुट अप हों। ये मैटर यहाँ नहीं, ये इंडिया में भी शुरू हुआ था। इंडिया में कोई 3-4 साल पहले की बात है कि ऐसे ही हुआ था। तो वहाँ पे 3 जजेस जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये पावर नहीं होनी चाहिए कि वो जिसके सामने चाहे केस पुट अप कर। सही। ये मेरे ख्याल में हमें भी करना चाहिए इसमें, चूंकि इसमें शफाफियत आएगी, वरना शफाफियत नहीं रहेगी। जैसे शाइक उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया। तारिक फजल साहब, आपने करना क्या है बता दें। उस्मानी साहब की बातें सुन के आपको परेशानी हुई होगी। उस्मानी साहब ने जो बात की उसमें एक बात उन्होंने जो की कि चीफ जस्टिस साहब का प्रेरोगेटिव है बेंच की तश्कील। देखिए, पाकिस्तान में जो 2 चीफ हैं वो बहुत ताकतवर हैं। एक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दूसरे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। अब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के बहुत सारे पावर्स हैं और मैं समझता हूँ कि जो हमारे चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट, इनसे ज़्यादा इख्तियारात आर्मी के हवाले से उनके पास मौजूद हैं। लेकिन जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तकर्री का मामला आता है और वहाँ पे भी सीनियरिटी लिस्ट भेजी जाती है, उसमें भी मेरा ख्याल है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ये नहीं कर सकते कि जो सीनियर मोस्ट हैं उसे 2 नंबर पे कर दें, 2 नंबर वाले 1 नंबर पे कर दें। सीनियरिटी लिस्ट वैसे ही भेजी जाती है जो सीनियर 3 लेफ्टिनेंट जनरल्स की होती है। यानी कहीं तो आपको नज़र आता है कि इख्तियार अपनी जगह के ऊपर, लेकिन मेरिट सस्टेन कर रहा है और चीज़ साफ़ और शफाफ नज़र आ रही है। अब बेंचेस की तश्कील का मामला है तो मैं समझता हूँ कि इख्तियार अपनी जगह पे, लेकिन होना ये चाहिए 5 रुकनी है, 7 रुकनी है, 9 रुकनी है। सीनियर मोस्ट 5 जजेस, सीनियर मोस्ट 7 जजेस, सीनियर मोस्ट 9 जजेस, ये बेंच होना चाहिए। जब आप पिक एंड चूज़ करते हैं मलिक साहब कि ये केस जो है ये पॉलिटिकल पार्टी का है और इसमें देखिए माजरत से ये इल्ज़ाम वाली बात आ जाएगी। इल्ज़ाम नहीं, पिक एंड चूज़ होना नहीं चाहिए। मैं ये बात, ये तासुर भी नहीं जाना चाहिए। उसको छोड़ते हैं। लेकिन मेरे खोपड़ी में क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा जानने वाला नहीं है, सुन के जो सोचते 2 बातें कहाँ करेंगे। एक फैसले में लिखी हुई है कि जनाब ये जो इनका फैसला है 23 वाला ये बरकरार है, मुल्क के साथ है। दूसरी, बेंच से अलहदा होने से पहले फैसला दे दिया है और फैसला कायम रहेगा। ये तो है ही नहीं कि जज उतर गया बेंच से तो उसका फैसला खत्म। फैसले तो है, फैसला भी रहेगा और इन्होंने भी कह दिया है। ये 2 चीज़ें कहाँ भेजेंगे हम। मेरे ख्याल में बार कौंसिल हिम्मत करके ना सुबह इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दें। मैं आपको सही तजवीज़ दे रहा हूँ। सियासी जमातों ने इतनी हिम्मत नहीं करनी। आप उनसे क्लैरिटी मांगे कि भाई जो 2 जज वो थे, ये 2 मिला के तो 4 हो गए। आप बता दें आइंदा करना क्या, सिर्फ उसके ऊपर राय दे दें। फिर एक और बात होगी उसमें, फिर देखें मेन स्टेक होल्डर पोलिटिकल पार्टीज़ हैं और हमने देखें जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होता है हम उस पर अव्वल तो ख़ुद चले जाते हैं, अदरवाइज़ अगर ना भी जाएं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमें तलब कर लेती है। मसलन इसी मामले में भी पाकिस्तान बार कौंसिल को एज इंस्टीट्यूशन बुलाया गया था और हम वहाँ पेश हुए, वहाँ पे अपना मौक़िफ़ रखा। तो ये चीज़ जो है वो ऑलरेडी हम इस पर गुजर चुके हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानगी हमें इस बात पे हुई कि जब 9 से 5 मेंबर बेंच बना तो उस वक्त एतराज़ इन्होंने क्यों नहीं किया पार्टी से। हमारे लिए ये वाकई बात थोड़ी सी एस्टॉनिशिंग भी है। और इनकी पार्टी से पूछते हैं, नाइक साहब से ज़्यादा इनके तल्लुकात है चांडियो साहब के। किसके साथ? सर फुल नाइक साहब, फारूक नाइक साहब। वो मेरा बुजुर्ग है। मेरे दोस्ताना तल्लुकात नहीं है सर। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत मोहतरम है, इसरार करना चाहिए था उसके ऊपर फुल कोर्ट पे या लार्जर बेंच पे क्यों नहीं किया? इतने बड़े कानूनदान हैं कि उनकी गलती को मैं कानूनी गलती समझ के और उस पर बहस करूं, ये भी ये भी आपके पास में नहीं, मेरे पास में। तो फिर फैसले पे अमल दरामद करें, इंतखाबात करवाएं, फिर बहस है। इंतखाबात के लिए हम तो तैयार हैं, हमें परेशानी नहीं है इंतखाबात। सर तैयारी ऐसी है लेकिन इंतखाबात हो नहीं सकते। ये तैयारी उसकी वजूहत है ना, उसकी वजूहत है ना। ये जिस अंदाज से कर रहे हैं ये तो हम कबूल नहीं करेंगे ना। ये तो गुंडागर्दी है। आप भुट्टो साहब से मकबूल ज़्यादा कोई साथ वक्त आदमी था? आप भी हैं, ये भी सीनियर है। आप बताएं, उनका केस चला, हम लोग ले गए कोर्ट में। मोहतरमा का केस चला, हमको लोग ले गए कोर्ट में। कहते अचानक आ गए, कोई अचानक नहीं आया। वो कहते रहे जनाब अदालत आए, जनाब अदालत आए, जनाब। तो आखिर लीडर बोल रहा था इधर शहर के लोग ही आ गए। तो ये जो किया गया ये तो कौन कबूल करेगा? तो केपी से अरेंज किया गया तो वो तो जैसे उन्होंने पहले कहा था बातचीत करेंगे, इलेक्शन पे बात करेंगे, तो बातचीत कैसे होगी?
जब पहले आप तय करवा के बैठ रहे कोई शर्त शुरू, तो बातचीत तो नहीं होगी। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई तरीक़ाकार तो आप तय करें। आप लाठी उठाकर कोई पार्टियों से फैसला करवाएंगे, वो हम नहीं मानेंगे। तारिक साहब, सर इंतखाबात होने हैं, अब तैयारी पकड़ लें, तकरीरें वीरें कर लें जितनी 2-4 दिन करनी है, फिर उसके बाद शेड्यूल आया खड़ा है। जो भी अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी कहता है, और हम तो ज़ाहिर मुसलमान सियासी जमातें हैं, इक़्तिदार में भी अल्लाह ताला के फजल से कई दफ़ा रहे हैं, हमें पता है इलेक्शन होने हैं, और इलेक्शन के अलावा कोई चारा भी नहीं है। आप भाग रहे हैं, चल रहे हैं, आप भाग रहे हैं, तारीख पीछे पीछे आ रही है, आप आगे आगे भाग नहीं रहे। मलिक साहब देखें, बात यह है कि आइन का हवाला दिया जाता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। अब आइन में जो एक चीज़ लिखी है, वो मैंने शायद आपके प्रोग्राम में उठाई थी, और उसके बाद मुतअद्दिद दफ़ा मुख्तलिफ जगह पर वो कोर्ट भी हुई। क्या ये नहीं लिखा हुआ कि जब इलेक्शन होंगे, चाहे वो सूबाई असम्बली की हों या कौमी असम्बली की हों, तो उस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, निगरान हुकूमत होगी। आज अगर इलेक्शन हो जाते हैं, जैसे अभी कहा जा रहा है कि चले जी अप्रैल में इलेक्शन हो जाते हैं, हुकूमत बन जाती है KPK में, और उसके बाद जनाब पंजाब में, जब 6 महीने बाद 5 महीने बाद सूबाई से कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे, तो मुझे बताएं वहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट होगी? नहीं होगी। उन इलेक्शंस को कौन मानेगा जब एक सियासी जमात KP में और पंजाब में हुकूमत में बैठी होगी और आपकी कौमी असम्बली के इंतखाबात हो रहे होंगे, उनके नताइज को कौन मानेगा? और ये सिर्फ एक दफ़ा की बात नहीं है, चले हम कड़वा घूंट करके उसको निगल भी लेते हैं, ये हमेशा के लिए है। ये अगले 20, 30, 50 साल के लिए पाकिस्तान में होगा कि सूबों के इलेक्शन अलग हो रहे हैं, कौमी के अलग हो रहे हैं, हर इलेक्शन पे जनाब मारदाड़ हो रही है, धांधली के इल्जामात लग रहे हैं। 5 साल जनाब ये कैसे चल रहे हैं? उससे बड़ा मसला, उससे बड़े मसले पे आप गौर नहीं कर रहे। अगर तो ये सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ 2/3 मेजोरिटी से जीत गई, तो फिर तो इंतखाबात होंगे सही, नहीं तो आप चोर डाकुओं ने इलेक्शन कमीशन से मिलके जो शरीफ फैमिली का मुलाजम ऐसी धांधली करनी है, उसको मानना नहीं है उन्होंने, उसका हल भी बता। लेकिन दूसरा नुक्ता जो है मेरा, इल्जामात लगेंगे, दूसरी जो मेरी गुजारिश है, ये आज़ाद कश्मीर जैसी इलेक्शन हो जाएगी। वहाँ हुकूमत थी, आपका वज़ीर-ए-आज़म बैठा था, आप इंतखाब करा रहे थे। अभी अगर सूबों में आ जाए और वफाकी हुकूमत में भी आ जाए, फिर कैसे वो हुकूमत कैसे इलेक्शन होगी? वो तो फिर आज़ाद कश्मीर वाला इलेक्शन होगा, जो कौन कबूल करेगा? इसका मतलब बहरान कम नहीं हुआ, बहरान तो बढ़ गया। तो जिस अदलिया के फैसले से बहरान बढ़ जाए, उस पर क्या राय दे सकते हैं सर? 4-5 दिन अगले जो हैं उसमें अदालत के अंदर दरखास्तें जानी है हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में। मैं आपको बताऊं, देखिए ना, नज़र ये आ रहा है, अभी आपने भी जनाब वफाकी वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो उसका दिखाया। इससे लग ये रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो रिव्यू वगैरह के लिए जाने के लिए तैयार नहीं है, और वो एक परसेप्शन लेके बैठ गए हैं कि ठीक है जी 4-3 के साथ ये आ गया, तो लिहाजा अब लामहला तौर पे इसको चैलेंज किस पार्टी ने करना है? पीटीआई करेगी, वो कंटेम्प्ट की फाइल करेगी, वो कंटेम्प्ट फाइल करेगी। उसमें फिर ये बातें आएंगी, और फिर आप देखें बेंच अब ये भी राय दे चुका है, जो पहले जो है वो डिसएसोसिएट हुए, वो भी अपनी अपनी राय दे चुके हैं। तो फिर मामला जो है वो शायद पार्टीज फिर ये डिमांड करें जी कि नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो, जो बाकी जजेस रह गए हैं वो आए और इसमें कोई सुने, तो फिर ये मामला सूनर और लेटर दोबारा दस्तक दी जाने वाली है। दस्तक तो होगी। हसन रजा पाशा साहब, मौला बख्श चांडिया साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह।